लेकिन यही वो पॉइंट है जहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में रेवोल्यूशन है या इंस्टाग्राम ने प्रोटेस्ट को भी कंटेंट बना दिया? और इसी वजह से आज किसी भी प्रोटेस्ट के साथ एक नया सवाल उठ जाता है, क्या सोशल मीडिया ने प्रोटेस्ट को ज्यादा ताकतवर बना दिया है या सिर्फ ज्यादा विजिबल बना दिया है? इंस्टाग्राम उनके लिए न्यूज़पेपर बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी जनरेशन सुबह अखबार खोलती थी, आज का स्टूडेंट सुबह इंस्टाग्राम रिफ्रेश करता है। हजारों स्टूडेंट जो सिर्फ प्रोटेस्ट को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि उसकी भाषा बदल रहे। पहली बार किसी गंभीर आंदोलन ने ह्यूमर को अपना कम्युनिकेशन टूल बनाया हुआ है। रेवोल्यूशन इज नॉट जस्ट बीइंग वायरल। अगर इतिहास हमें कोई चीज सिखाता है तो यह है कि हर प्रोटेस्ट इतिहास नहीं बनता, हर हैशटैग आंदोलन नहीं बनता और हर वायरल वीडियो चेंज नहीं लाता। लेकिन अगर इसके बाद परीक्षाएं ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर व्यवस्था मिली, तो शायद इतिहास लिखेगा कि एक जनरेशन ने मीम्स से शुरुआत की थी। जंतर मंतर के बैरिकेड के दूसरी तरफ की आवाज सुनिए। नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड मैन पावर कैन एडिक्वेटली प्रिपेयर अ पुलिस फोर्स टू टेक अ क्राउड ऑफ young student protesters who are fired by recklessness and certainty of youthful idealism। ऐसा मानना है सीनियर आईपीएस ऑफिसर अभिनव कुमार का, जो उन्होंने अपने एक लेख में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा। एक वक्त था जब प्रोटेस्ट की पहचान पोस्टर्स हुआ करती थी, हाथों में बैनर्स, सड़कों पर नारे और अगले दिन अखबार की हेडलाइन। उस वक्त अगर किसी मूवमेंट को देश तक पहुंचाना होता तो उसे मीडिया की जरूरत पड़ती थी, उसे अखबारों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। आज प्रोटेस्ट सड़कों से शुरू नहीं होते, वो शुरू होते हैं इंस्टाग्राम रील से, एक स्टोरी से, एक हैशटैग से, कभी किसी एक मीम से या कभी कभी 30 सेकंड के किसी वीडियो से। कुछ ही घंटों में लाखों लोग उसे देखते हैं, हजारों शेयर करते हैं, कुछ लोग अपना फोन बंद करके सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में रेवोल्यूशन है या इंस्टाग्राम ने प्रोटेस्ट को भी कंटेंट बना दिया है? क्योंकि अगर कल एल्गोरिथम बदल गई तो क्या मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा? और अगर नहीं तो शायद हम हिस्ट्री के एक नए चैप्टर के दौरान खड़े हैं, क्योंकि पहली बार एक जनरेशन न्यूज़पेपर पढ़कर नहीं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रही है। तो आज हम जंतर मंतर की बात नहीं करेंगे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ना एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी की। आज हम बात करेंगे एक जनरेशन की, और उस सवाल की जो शायद आने वाले सालों में हिस्ट्री बुक्स में भी पूछा जाएगा। क्या जेन ज़ी का प्रोटेस्ट एक रियल रेवोल्यूशन, एक वास्तविक यथार्थ क्रांति है, या फिर सिर्फ एक इंस्टाग्राम का ट्रेंड है? सबसे पहले एक बात समझिए, प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का अपोजिट नहीं होता, डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार देता है। लेकिन हिस्ट्री में प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ? क्या ये सिर्फ मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं। इंसान जब से ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहना शुरू किया है तब से प्रोटेस्ट भी मौजूद है। कभी टैक्स के खिलाफ, कभी अन्याय के खिलाफ, कभी अधिकारों को की मांग के लिए। मीडियम्स बदलते रहे लेकिन और वजह लगातार वही रही, सत्ता को उसकी अकाउंटेबिलिटी को याद दिलाना। और शायद इसीलिए आज के जेन ज़ी प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें पहले प्रोटेस्ट की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि हर जनरेशन की अपनी एक क्रांति होती है, उसका अपना एक तरीका होता है। अगर हम हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो एक चीज बार बार दोहराई जाती है। हर जनरेशन किसी न किसी सत्ता के खिलाफ, किसी न किसी चीज के खिलाफ खड़ी होती है। कभी रोटी के लिए खड़ी होती है, कभी आज़ादी के लिए खड़ी होती है, कभी बराबरी के लिए खड़ी होती है, और कभी सिर्फ इसलिए खड़ी होती है कि उन्हें लगता है कि सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा। लेकिन एक दिलचस्प बात है, हर जनरेशन ने सिर्फ अपने मुद्दे नहीं बदले, मेथड, तरीका भी बदला है। 494 BC एंशिएंट रोम, साधारण नागरिक जिन्हें प्लेबियंस कहा जाता था, उन्होंने शासक वर्ग के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। हिस्ट्री से फर्स्ट सेसेशन ऑफ प्लेब्स के नाम से जानती है। यह शायद दुनिया के पहले संगठित प्रोटेस्ट में से एक था और बिना हिंसा के सरकार को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। फिर अपना भारत, महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हथियार से नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी से हासिल की जाती है, जीती जाती है। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, इन्होंने प्रोटेस्ट को
पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी में बदल दिया। हर आंदोलन का मैसेज अलग था, उसका माध्यम हमेशा उस समय की तकनीक के साथ बदलता गया। कभी पैम्फलेट, कभी अखबार, कभी रेडियो, कभी टेलीविजन और आज इंस्टाग्राम। पॉलिटिकल हिस्टोरियन चार्ल्स टिली ने अपने प्रोटेस्ट मूवमेंट पर रिसर्च के दौरान एक दिलचस्प विचार दिया। उन्होंने कहा कि हर जनरेशन के पास अपना एक रेपोचर ऑफ कंटेंशन होता है, यानी कि हर दौर के लोग अपने समय के कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करके ही प्रोटेस्ट करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इंस्टाग्राम प्रोटेस्ट की वजह नहीं है, यह सिर्फ आज के दौर का पैम्फलेट है। लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है, क्योंकि पैम्फलेट और इंस्टाग्राम में एक बहुत बड़ा फर्क है। पैम्फलेट एक मोहल्ले को कवर करता है, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया को करता है। और इसी वजह से आज किसी भी प्रोटेस्ट के साथ एक नया सवाल उठ जाता है, क्या सोशल मीडिया ने प्रोटेस्ट को ज्यादा ताकतवर बना दिया है या सिर्फ ज्यादा विजिबल बना दिया है? क्योंकि वायरल होना और चेंज लाना दोनों एक ही बात नहीं होती। और शायद जेन ज़ी के प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें पहले यही समझना होगा कि आखिर इंस्टाग्राम न्यूज सोर्स या इस प्रोटेस्ट का सोर्स या किसी भी प्रोटेस्ट का सोर्स बनता कैसे है। माइक्रोफोन या स्टेज में आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि ब्रेकिंग न्यूज देखनी हो तो सबसे पहले कहां जाओगे? हो सकता है आपका सवाल हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स या टेलीग्राम। लेकिन यही सवाल अगर 20 साल पहले पूछा जाता तो आंसर होता टेलीविजन। 100 साल पहले पूछा जाता तो आंसर होता अखबार। 250 साल पहले पूछा जाता तो सवाल आंसर होता पैम्फलेट। मीडियम बदलता गया लेकिन इंसान की आदत नहीं बदली, उसे हमेशा किसी मीडियम से इंफॉर्मेशन चाहिए थी। यहां हार्पर बाजार की एक हालिया एनालिसिस को ध्यान से समझिए। इस आर्टिकल में उन्होंने बहुत सिंपल सा तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि जेन ज़ी इंस्टाग्राम पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इंस्टाग्राम उनके लिए न्यूज़पेपर बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी जनरेशन सुबह अखबार खोलती थी, आज का स्टूडेंट सुबह इंस्टाग्राम रिफ्रेश करता है। कोर्ट का फैसला, चुनावों का नतीजा, युद्ध की अपडेट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट किसी जर्नलिस्ट की रील से पता चलता है, कभी किसी क्रिएटर के कैरोसेल से, कभी किसी स्टूडेंट की लाइव स्ट्रीम से। मतलब न्यूज़ अब टीवी तक चलकर नहीं आती, वो आपके जेब में एक नोटिफिकेशन बनकर आती है। और शायद इसीलिए आज की जनरेशन को समझने के लिए इंस्टाग्राम को सिर्फ सोशल मीडिया कहना काफ़ी नहीं है, यह एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। कम्युनिकेशन स्कॉलर मैनुअल कैस्टल्स ने अपनी किताब नेटवर्क ऑफ आउटरेज एंड होप, इसमें लिखा है कि नेटवर्क डोंट क्रिएट ग्रीवेंसेस, दे कनेक्ट पीपल हु ऑलरेडी हैव देम। यानी कि सोशल मीडिया शिकायत या गुस्सा पैदा नहीं करता, वो पहले से मौजूद शिकायत या गुस्से को एक दूसरे से जोड़ देता है। और शायद इसीलिए आज का स्टूडेंट प्रोटेस्ट सड़क पर शुरू होने से पहले टाइमलाइन पर दिखाई देता है। पहले हैशटैग बनता है, फिर डिस्कशंस होते हैं, फिर वॉलंटियर्स जुड़ते हैं, फिर क्राउड फंडिंग होती है और कभी कभी उसके बाद प्रोटेस्ट ग्राउंड तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि यह तो सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोटेस्ट था, तो यह शायद उसकी एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को नजरअंदाज करने की कैफियत है। हर जनरेशन अपने समय के सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का पैम्फलेट एक रील है, आज का न्यूज़पेपर एक इंस्टाग्राम कैरोसेल है और आज का टाउन स्क्वायर कमेंट सेक्शन है। लेकिन यहीं से एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर इंस्टाग्राम सिर्फ कम्युनिकेशन का नया मीडियम है तो फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी इतनी अलग सी क्यों लग रही है? क्यों राइटर्स, अल जजीरा, इंटरनेशनल मीडिया इसे सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं मान रहा, बल्कि भारत का पहला जेन ज़ी नेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट कह रहा है? क्यों सिर्फ भारत नहीं, विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है? क्यों पाकिस्तान क्रिएटर्स जो हैं वो आह भर रहे हैं कि उनके यहाँ ये मूवमेंट नहीं हो रहा है? क्या फर्क सिर्फ मीम्स का है या इस मूवमेंट ने प्रोटेस्ट की लैंग्वेज को बदल दिया है? क्या वास्तव में एक हैशटैग चेंज ला सकता है? क्या कर सकता है ये हैशटैग? क्या सिर्फ कुछ घंटों के लिए ट्रेंड करता है और वाकई समाज में इससे कोई बदलाव आ सकता है? हैशटैग अकेले कोई क्रांति नहीं ला सकता, लेकिन वह उन लोगों को एक दूसरे तक जरूर पहुंचा सकता है जो पहले से एक दूसरे के अस्तित्व से भी अनजान थे। ब्लैक लाइव्स मैटर को याद कीजिए, हैशटैग के तौर पर शुरू हुआ,
2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद आंदोलन सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहा। ये जो आई कांट ब्रीथ, वो भी एक हैशटैग था। राइटर्स के मुताबिक दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों में इसके समर्थन में प्रदर्शन हुए। एक स्थानीय घटना एक ग्लोबल कन्वर्सेशन बन गई। एक सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है डिस्टेंस को कम कर देना। लेकिन हर हैशटैग का अंत ब्लैक लाइव्स मैटर जैसा नहीं होता। रिसर्च बताती है कि हर साल हजारों हैशटैग ट्रेंड करते हैं। उनमें से ज्यादातर एक हफ्ते के भीतर लोगों की याददाश्त से गायब हो जाते हैं। अटेंशन बहुत जल्दी मिल सकती है। मैं बार बार कहता रहा हूं, मैंने हर टॉक में बात की कि अटेंशन रिलेटिवली आसानी से मिलती है, लेकिन ट्रस्ट वो बहुत धीरे धीरे बनता है। और इंस्टीट्यूशनल चेंज वो तो और भी ज्यादा समय लेता है। इसलिए रिसर्चर्स एक्टिविज्म को 2 हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा विजिबिलिटी है, दूसरा हिस्सा सस्टेनेबिलिटी है। सोशल मीडिया पहला काम बहुत अच्छी तरह से करता है, विजिबिलिटी तुरंत मिल जाती है। लेकिन दूसरा काम आज भी लोगों को ही करना पड़ता है। उनको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, उनको नेगोशिएशंस करनी पड़ती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, उनको कोर्ट केसेस सहने पड़ते हैं, उनको आरटीआई डालना पड़ता है, उनको पॉलिटी डिस्कशंस करने पड़ते हैं और फाइनल नेगोशिएशन से कहीं पहुंचते हैं। ये सब कैमरे के सामने नहीं होता, कैमरा बंद होने के बाद भी होता रहता है। और शायद यही जेन ज़ी पुरानी जनरेशन से थोड़ी अलग दिखाई देती है। ये जनरेशन सिर्फ मार्च नहीं करती, यह गूगल ड्राइव फोल्डर बनाती है, एविडेंसेस इकट्ठे करती है, दस्तावेजों को आर्काइव करती है, आरटीआई फाइल करती है, कोर्ट के आदेशों को आसान भाषा में आम लोगों को समझाती है और एआई की मदद से सैकड़ों पत्रों के कानूनी दस्तावेजों को आम लोगों के लिए सरलता से पहुंचा देती है। यह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, यह भागीदारी, पार्टिसिपेशन का एक नया मॉडल है, जहां सिटीजन, नागरिक सिर्फ आवाज नहीं उठाता, जानकारी की पुष्टि भी करता है, वेरीफाई करता है, सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगता है। लेकिन यहां भी एक खतरा तो छिपा हुआ है। जितना आसानी से सच फैलता है, उतनी ही आसानी से झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है। एडिटेड क्लिप्स, आधी अधूरी सच्चाई, पुराने वीडियो को नए संदर्भ में शेयर कर देना, डिजिटल एक्टिविज्म की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। इसलिए आज सिर्फ प्रोटेस्ट करना काफी नहीं है, प्रोटेस्ट लिटरेसी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी भी चाहिए। हार्वर्ड की रिसर्चर एरिका सैनोविच, जिन्होंने दुनिया भर के सिविल रेजिस्टेंट मूवमेंट का अध्ययन किया है, कहती हैं कि सफल आंदोलनों की पहचान सिर्फ भीड़ से नहीं होती, बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी से, उनके ऑर्गेनाइजेशन से और पब्लिक ट्रस्ट से होती है। क्योंकि एक वायरल पोस्ट किसी मूवमेंट की शुरुआत कर सकती है, लेकिन उसे हिस्ट्री बनने में, उसे इतिहास तक पहुंचाने के लिए लोगों को स्क्रीन से बाहर आना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि अब हमें थ्योरी से बाहर निकलकर एक वास्तविक उदाहरण देखना चाहिए। एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत में तमाम बहसों को एक साथ शुरू कर दिया। और यह वही केस स्टडी है जिसके एकदम मुहाने पर हम हैं, द सीजेपी, ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट। वह प्रोटेस्ट जिसने एक नेशनल डिबेट शुरू की। थ्योरी समझना आसान होता है, हम लोग कॉलेज में अक्सर मीडिया की थ्योरीज देते हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज देते हैं, लेकिन किसी भी विचार की असली परीक्षा, असली टेस्ट जमीन पर होता है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने कुछ ऐसा ही देखा है, जंतर मंतर, एक ऐसी जगह जो पहले भी कई आंदोलनों की गवाह रही है। लेकिन इस बार भीड़ सिर्फ दिल्ली से नहीं आई थी, वह देश के अलग अलग कोनों से आई थी। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स, अभिभावक, वे लोग जिनके लिए सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि उनके लिए यह भविष्य का सवाल भी था। शुरुआत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, पेपर लीक से, ट्रांसपेरेंसी की डिमांड से, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड से हुई। लेकिन शुरुआत से यह आंदोलन एक स्पष्ट राजनीतिक मांग भी रख रहा था, कॉन्क्रीट मांग, टेंजिबल मांग। और मांग ये थी कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। बहुत से लोगों को लगा था कि ये एक सिंबॉलिक मांग है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ उसने इस आंदोलन को एक अलग पहचान दी है। अगर आप इंस्टाग्राम खोलते तो आपको दिलचस्प दृश्य दिखाई देता। एक तरफ जंतर मंतर से लाइव अपडेट्स, पुलिस बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज के वीडियो और कोर्ट की अपडेट्स, लेकिन साथ ही साथ आप देखते मीम्स आ रहे हैं। प्रोटेस्ट साइट से मीम आ रहे हैं, दूसरी जगहों से मीम्स आ रहे हैं, सटायर आ रहा है, इनसाइड जोक्स आ रहे हैं, पीओवी रील्स आ रही हैं, ट्रेंड कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। ये ट्रेंडिंग टैम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं।
हजारों स्टूडेंट जो सिर्फ प्रोटेस्ट को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि उसकी भाषा बदल रहे थे। पहली बार किसी गंभीर आंदोलन ने ह्यूमर को अपना कम्युनिकेशन टूल बनाया। वह चीज जो कि कॉकरोच जैसे शब्द से, जो अपने आप में अभिधा नहीं है, अपने आप में पहला फर्स्ट मीनिंग चीज नहीं है, वो अपने आप में एक सिंबल, अपने आप में एक ह्यूमर, अपने आप में ही एक जटिल चीज थी। इस आंदोलन ने इस ह्यूमर को अपना कम्युनिकेशन टूल बना दिया। लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और मीम्स भी बना रहे थे। वो लगातार रो नहीं रहे थे, वो हंस रहे थे, वो आनंद ले रहे थे और मजाक कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो यहां नहीं पहुंच पा रहे थे वो वहां से रील बना रहे थे, देश विदेश से, जैसा मैंने कहा पाकिस्तान से रील बनकर आ रही थी कि उन्हें फोमो हो रहा है कि वो जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंच पा रहे। पहली नजर में ये बात हल्की लग सकती है, थोड़ी गैर गंभीर लग सकती है, इसकी भाषा से आपको आपत्ति हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए, जैन जी का कम्युनिकेशन स्टाइल है ये जनरेशन अपनी भावनाएं सिर्फ भाषणों से व्यक्त नहीं करती, कभी मीम से, कभी सटायर से, कभी रील से, कभी 15 सेकंड के वीडियो से, कभी स्टोरीज से, इन सब से व्यक्त करती है। इसी वजह से कई लोगों को यह आंदोलन कम, कंटेंट ज्यादा लगा। लेकिन जो छात्र, जो एस्पिरेंट्स, जो प्रोटेस्टर्स जमीन पर मौजूद थे, उनके लिए सिर्फ कंटेंट नहीं था, उनके लिए भविष्य था। और शायद इसी वजह से इंटरनेट पर चल रहा हास्य जमीन पर चल रही गंभीरता को कम नहीं कर रहा था, बल्कि उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा था। उसे हैंडल करने वाले, उसे टैकल करने वाले, उससे असहमत लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो किसी हंसते हुए व्यक्ति को कैसे रोकें, पुलिस वालों से बात करती हुई उस लड़की को कैसे रोकें जो कि एक वायरल फ्रेज इस्तेमाल करती है। इस आंदोलन की यही सबसे दिलचस्प बात थी, एक साथ गंभीर भी था और हल्का फुल्का भी था। एक ही टाइमलाइन पर आपको भावुक भाषण भी मिल रहे थे और उसी टाइमलाइन पर मीम्स भी मिल रहे थे। एक प्रोटेस्ट में नारे भी थे और व्यंग्य भी था। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस आंदोलन को अलग नजरिए से देखा। अभी ये मत पूछिएगा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कैसे देखा, वो शर्मिंदगी तो हमें बहुत सालों तक झेलनी है। लेकिन राइटर्स और अल जजीरा दोनों ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत में पहली बार एक छात्र आंदोलन इंटरनेट कल्चर की भाषा में संवाद कर रहा है, इंटरनेट कल्चर की भाषा में डायलॉग। और कहानी यही समाप्त नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों में एक और बड़ी घटना हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया गया। चाहे इस इस्तीफे के पीछे राजनीतिक कारण जो भी हो, लेकिन आप इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि जिस मांग के साथ आंदोलन शुरू हुआ था वह मांग पूरी हो गई। और इसी वजह से कई छात्रों ने इसे अपनी पहली लोकतांत्रिक जीत की तरह मनाया। ये उस पीढ़ी के लोग थे जिन्होंने इससे पहले किसी आंदोलन को सफल होते नहीं देखा था, उसमें भागीदारी नहीं की थी। इस तरीके से आंदोलन ने हमें एक दिलचस्प सीख दी। कभी कभी मीम्स भी मोबिलाइजेशन का मीडियम बन सकते हैं, कभी कभी रील्स भी पार्टिसिपेशन बढ़ा सकती है, कभी कभी ह्यूमर भी डेमोक्रेसी की भाषा बन जाता है। लेकिन इसी बात से इसकी आलोचना भी पैदा की। रेवोल्यूशन इज नॉट जस्ट बीइंग वायरल। अगर इतिहास हमें कोई चीज सिखाता है तो यह है कि हर प्रोटेस्ट इतिहास नहीं बनता, हर हैशटैग आंदोलन नहीं बनता और हर वायरल वीडियो चेंज नहीं लाता। तो फिर फर्क क्या होता है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट चार्ल्स टिली कहते हैं कि किसी भी प्रोटेस्ट का पहला उद्देश्य सिर्फ सरकार को चुनौती देना नहीं होता। सबसे पहले वह किसी मुद्दे को नेशनल कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाता है। और इस नजरिए से देखें तो सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा काम किया, उसने बातचीत को डेमोक्रेटिक बना दिया। अल जजीरा ने भी इसी बात पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि पहली बार जैन जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए भी किया। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ एक चैलेंज भी आता है। एल्गोरिदम्स जो हैं वे तथ्यों से ज्यादा इमोशंस को बढ़ाती हैं। इसलिए डिजिटल आंदोलन में पार्टिसिपेशन के साथ साथ तथ्यों की पुष्टि, वेरिफिकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और शायद यहीं से जैन जी की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि इस आंदोलन ने एक बात तो साबित कर दी, स्टूडेंट्स की आवाज राष्ट्रीय कन्वर्सेशन का, राष्ट्रीय बातचीत का हिस्सा बन सकती है। जिस मांग के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था उसका बड़ा हिस्सा आज पूरा हो चुका है। लेकिन इस्तीफा जाहिर है कि किसी आंदोलन की मंजिल नहीं होता, वह सिर्फ एक मील का पत्थर, माइलस्टोन होता है। असली सवाल अब शुरू होता है, क्या पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या एग्जामिनेशन सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा? क्या एनटीए या ऐसी संस्थाएं ज्यादा अकाउंटेबल बनेगी? क्योंकि इतिहास नारों को नहीं, सुधारों को याद रखता है।
शायद इसलिए जेन जी भी उसके मीम्स से नहीं, उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं उनसे ही इसको आंकेंगे। शायद इसी आंदोलन ने हमें डेमोक्रेसी का एक नया रूप सिखाया है, जहां पोस्टर्स के साथ मीम्स भी हैं, भाषणों के साथ रील्स भी हैं और नारों के साथ लाइव स्ट्रीम्स भी हैं। पुरानी राजनीति का विकल्प नहीं है। इसे आप ये मत मानिए कि ये कोई जो पुरानी पॉलिटिक्स चल रही थी उसका कोई सब्स्टिट्यूट है। ये केवल पार्टिसिपेशन की एक नई भाषा है। इसलिए सवाल अब इतना है कि या जेन जी इसी ऊर्जा को इंस्टीट्यूशंस में बदलाव के लिए, चेंज के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गया तो लोग इसे एक ट्रेंड कहेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद परीक्षाएं ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर व्यवस्था मिली, तो शायद इतिहास लिखेगा कि एक जनरेशन ने मीम्स से शुरुआत की थी लेकिन बदलाव पर पहुंचाया था।